everyone, my name is Suchita Jain and I am a chartered accountant. In this video, we are going to discuss IAS 38 intangible assets, under which we are going to cover research and development cost. It means that कोई भी entity अगर research and development cost incurred करती है तो वो इस cost को अपनी books of account में कैसे account for करेगी. पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि मैम हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पढ़ क्यों रहे हैं. इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. जब हमने IAS 38 का फर्स्ट टाइम डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी. पहली पढ़ी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स. तो हम उसका भी डेफिनेशंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखें इंटेंजिबल एसेट्स के, तो लाइक कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, These are the examples of intangible assets. फिर हमने पढ़ा था कि हम intangible assets को अपनी books of account में कैसे लिखते हैं. तो हमने समझा था कि initially we record asset at cost. हम उसको cost पे लिखते हैं. At the time I told you that कि in case of purchase it is very easy to measure the cost, but in case of internal generated asset you have to measure the cost. You guys tell me, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर हमारे, सपोज यू वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, आप अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, खुद ही बना रहे हैं, तो आप बताओ उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी. आपने जो भी मटेरियल लगाया, जो भी स्टाफ लगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, रेडी टू यूज़ करने के लिए, इट मीन जो भी कॉस्ट उसमें इनकर्ड हुई है वही तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ एसेट होगी. एम आई क्लियर? इंटरनल जनरेटेड एसेट्स दो फेजेस में बनते हैं. किस किस फेजेस में? फर्स्ट वन इज रिसर्च, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट. टू फेजेस में बनते हैं. तो यू गाइस टेल मी कि अल्टीमेटली जो भी कॉस्ट इन दोनों फेजेस में इनकर्ड हुई होगी वही तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी. ठीक है, ये सिर्फ देखो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मीन्स क्या होता है, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है. सिमिलरली इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो. अभी मैं आपके माइंड में सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाह रही हूँ कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्यों पढ़ रहे हैं. सो डू यू थिंक, अब यू गाइस टेल मी, अगर इंटरनल जनरेटेड एसेट्स दिस टू फेजेस में बनता है तो अल्टीमेटली जो इनमें कॉस्ट इनकर्ड होगी कहीं ना कहीं वही तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी. कहीं ना कहीं वही तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगी. ठीक है, लेटर ऑन आई प्रूव दिस. अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो कमिंग बैक अवर ओरिजिनल डिस्कशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. okay, to understand this first we have to understand what do you mean by research and what do you mean by development. You guys tell me, what do you mean by research and what do you mean by development? Research means that planned investigation. For what? To acquire new knowledge and technology. Let's try to understand with an example. I think COVID would be the best example to understand this. जब COVID आया तब हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहे थे. वैक्सीन बनाने के लिए तो क्या आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने एक फर्स्ट बार में ही वैक्सीन इशू कर दी? नहीं, उसके लिए उन्होंने रिसर्च की. रिसर्च में क्या क्या किया कि कौन सा ड्रग्स यूज़ में आएगा, किस प्रपोर्शन में यूज़ आएगा, कौन सी मेडिसिन यूज़ आएगी, उन लोगों ने इस पर रिसर्च की. आफ्टर दैट वंस दे आर सेटल्ड कि कौन सा ड्रग्स आएगा, कौन से प्रपोर्शन में आएगा, ना उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया. ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया, उस पर ट्रायल्स की. आफ्टर दैट वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हुई. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिसर्च फेज क्या होता है. रिसर्च फेज मीन्स दैट कि आप अब सपोज इन आर एग्जाम्पल कि हमको वैक्सीन बनाना है तो फॉर दैट कौन सा ड्रग्स लगेगा, किस प्रपोर्शन में लगेगा, कौन सा मेडिसिन, कौन सा केमिकल यूज आएगा, उसको फिगर आउट करना है. वंस दे आर सेटल्ड कि हाँ इससे वैक्सीन बन पाएगी, ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी, तब उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को डेवलप किया. तो यहाँ पे रिसर्च फेज खत्म होकर डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है. आई थिंक मेरे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिसर्च फेज क्या होता है और डेवलपमेंट फेज क्या होता है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है.
ठीक है। सो क्या समझे? रिसर्च मीन्स अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशंस टू acquire न्यू नॉलेज एंड टेक्निक्स, एंड डेवलपमेंट फेज मीन्स दैट application of research findings। मतलब इन केस ऑफ आर एग्जाम्पल, वैक्सीन जो बनानी थी उसके लिए जो फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया कि ये ड्रग्स ये प्रपोर्शन, देन उसको डेवलप किया गया, तो रिसर्च फेज में जो फॉर्मूला अपन ने फाइंड किया उस पर तो ही वर्क किया गया डेवलपमेंट फेज में, उसी फॉर्मूला को यूज़ करके वैक्सीन बनाई गई। एम आई क्लियर? नाउ हमें ये तो समझ में आ गया, नाउ वी आर सेटल दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च फेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट फेज। अब हमने इन दोनों फेजेस में कॉस्ट इंकर्ड की होगी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उस कॉस्ट का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे। IAS 38 बोलता है कि आपने जो भी कॉस्ट इंकर की है रिसर्च फेज में, कि बहुत ढंग से सुनना, जो भी कॉस्ट इंकर्ड की है रिसर्च फेज में, आपको उसको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट ऑफ टू दी स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब आपको उसे एज अ एक्सपेंस बुक करना है इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। सिंपली क्या करना है, जो भी कॉस्ट रिसर्च फेज में इनकर्ड हुई है आपको क्या करना है, उसे राइट ऑफ करना है या एक्सपेंस बुक करना है इनटू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, फिर देन जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है डेवलपमेंट फेज में, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है डेवलपमेंट फेज में, you should capitalize it। आप उसको क्या, IAS 38 बात करता है कि जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड की है आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इफ, ओनली इफ, मतलब तभी कैपिटलाइज कर सकते हैं जब पायरेट का ये जो क्राइटेरिया है ना, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो। वी विल डिस्कस दिस क्राइटेरिया इन डिटेल। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप डेवलपमेंट कॉस्ट को तभी कैपिटलाइज कर पाएंगे जब आपका पायरेट का क्राइटेरिया मीट होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पायरेट का क्राइटेरिया है क्या। इसको हम सिंपल कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। नाउ PIRATE, एंड E, ये जो क्राइटेरिया है ना, जब ये जो पायरेट का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तभी आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं एज इनटैंजिबल एसेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ P, प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट सेविंग्स। मैम इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट सेविंग्स, ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं वो हमेशा आपका रेवेन्यू ही इंक्रीज करे, समटाइम्स वो कॉस्ट भी बचा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स दैट कि आप जो भी एसेट क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर में आप केपेबल हो टू जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। और कॉस्ट सेविंग्स मीन्स दैट सपोज यू, पहले आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता था, यू हैव टू मेक पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। ओके, आप उस सॉफ्टवेयर को इंटरनली जनरेट करने लगे, इंटरनली जनरेट किया आपने, तो उससे क्या हुआ, आपकी कॉस्ट सेविंग्स हुई। मीन्स जो आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे थे उससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ, बट क्या हुआ, जो आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे थे वो अब करने की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली लीड्स टू कॉस्ट सेविंग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग जनरेट रेवेन्यू। एम आई क्लियर? I स्टैंड फॉर इंटेंशन टू कंप्लीट। ठीक है, आप जो भी एसेट्स बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू कंप्लीट। आप उसको कैजुअली स्टार्ट नहीं करेंगे। सपोज आपने इसको कैजुअली स्टार्ट किया कि चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आपका इंटेंशन होना चाहिए कंप्लीट करने का। R स्टैंड फॉर रिलायबल कॉस्ट मेजर,
वॉट एवर द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं डेवलपमेंट फेज में, यू आर एबल टू मेजर इट, आप उसको मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। ए स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इट मीन्स दैट आपके पास उस एसेट्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फंड्स होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट को या उस एसेट्स को क्रिएट करने के आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। टी स्टैंड फॉर टेक्निकल feasibility. While I'm talking about technical feasibility, I'm talking about technical expertise, technical knowledge, technical experience. मतलब उस assets को बनाने के लिए, suppose you want to develop a software, or in our example we want to develop a vaccine. To develop that vaccine, you have sufficient technical expertise. You must have sufficient technical expertise, knowledge, experienced people to complete the project. Okay, to develop that asset. And E stand for expected to be profitable. Expected to be profitable मतलब आप जो भी बना रहे हैं उसमें उसको बनाने की जो भी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है उससे जनरेटेड रेवेन्यू या कॉस्ट सेविंग ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इस कॉस्ट इंकर्ड। एम आई क्लियर? If all these criterias are meet, then you allow to capitalize, then you should capitalize the development cost as intangible asset. Am I clear? Keep in mind this is a very important criteria. अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होते हैं तो आप इसको क्या करोगे, आपने जो भी कॉस्ट इंकर्ड की है वो कहाँ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एम आई क्लियर? अब इस चीज़ में इस टॉपिक में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने की है। पहली ये कि अगर कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने अगर P&L में चार्ज कर दिया है, डेवलपमेंट फेज का कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने P&L में चार्ज कर दिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये तो कैपिटलाइज होना था तो आप उसको रीस्टेट करोगे या उसको रिवर्स करके कैपिटलाइज करोगे। नो, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने P&L में चार्ज कर दिया है तो यू नॉट अलाउड टू रीस्टेट इट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने इसको अपने नोट्स में आप हाईलाइट भी कर दिया है दैट एनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन अ प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट सब्सिक्वेंटली बी रीस्टेट एज एन एसेट। आप उसको बाद में ऐसा नहीं कि रीस्टेट कर दो एज ए एसेट या एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो, नहीं होगा, ठीक है। ओके, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सपोज आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी था, आप पहले उसको कहाँ यूज़ करते थे, आप उसको अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते थे, ठीक है, आपके बिजनेस पर्पस के लिए। तो उस पर लगने वाला जो भी डिप्रीसिएशन था उस प्लांट एंड मशीनरी पे हम कहाँ डालते थे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने ये जो मशीनरी है, अब आपको ये मशीनरी आपने प्रोडक्शन से हटा के कहाँ लगा दी, आपने इसको लगा दी डेवलपमेंट फेज में लगा दी, ठीक है। अभी भी उस मशीन पे डिप्रीसिएशन तो लग ही रहा होगा। IAS 38 बोलता है कि ये जो डिप्रीसिएशन है ना, जो मशीन, प्लांट एंड मशीनरी जो आपके डेवलपमेंट फेज में यूज आ रही है, उस पर लगने वाला डिप्रीसिएशन स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं जाएगा, आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करोगे। अल्टीमेटली किस में ऐड करोगे, जो डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट को जो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं उसमें ऐड करोगे, आप उसको डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड करोगे। क्यों? ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू, ठीक है। पहले ये मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे थे जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे थे, P&L में चार्ज कर रहे थे। नाउ गाइज यू टेल मी कि ये मशीन अब डेवलपमेंट फेज में है तो क्या अभी ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है? अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हम P&L में कैसे चार्ज कर सकते हैं, हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? इसलिए हम उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज ना करके डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड करेंगे। किस में ऐड होएगा, ये डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड होएगा। एम आई क्लियर? ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके,
नाउ टॉकिंग अबाउट अमोर्टाइजेशन। देखो एक बार हम उसको पहले खुद से समझ लेते हैं, देन हम ये जो हमने थ्योरी है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। पहले हम खुद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जब चीज़ें ऐसे समझते हैं, ठीक है, बिना थ्योरी को पढ़े, तो वो शायद कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है एज कम्पेयर टू थ्योरी पढ़ पढ़ के समझने में, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग बट दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट अमोर्टाइजेशन, ठीक है। हमें पता है कि इनटैंजिबल एसेट्स दो तरीके होते हैं, मतलब इनटैंजिबल एसेट्स की दो तरह की लाइफ होती है। एक, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनाइट लाइफ होती है, फाइनाइट लाइफ होती है, और कुछ की इनडेफिनेट लाइफ होती है, ठीक है। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हम फाइनाइट लाइफ के एसेट्स को कैसे अमोर्टाइज करते हैं और इनफाइनाइट लाइफ की एसेट्स को हम कैसे अमोर्टाइज करते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, सपोज हमने कोई एसेट डेवलपमेंट कॉस्ट से ऐसी कोई एसेट क्रिएट हुई, डेवलपमेंट कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज किया एज ए इंटेंजिबल एसेट्स, वो अगर इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ फाइनाइट है तो आप उसको अमोर्टाइज करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और अगर कोई एसेट्स की, जो हम डेवलपमेंट कॉस्ट से जो इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसकी लाइफ इनडेफिनेट है तो आप उस पर क्या करोगे, आप उसको अमोर्टाइज तो नहीं करोगे पर उस पर क्या करोगे, एनुअली इम्पेयरमेंट चेक करोगे, ठीक है। ये तो हमको समझ में आया। मैम हम अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब से करेंगे, जब वो एसेट रेडी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए, मतलब आपका डेवलपमेंट खत्म होके वो एसेट आप जो भी बना रहे हो वो एसेट्स रेडी टू यूज़ हो गया फॉर योर यूज़, तभी आप उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज करना स्टॉप कर दोगे और अमोर्टाइजेशन बिगिंस करोगे। एम आई क्लियर? ओके, सो that's all about the IAS 38 intangible assets about research and development cost। और जब मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी एट द एंड में बताऊंगी कि ये क्यों कॉस्ट ऑफ एसेट्स बन रहा है। देखो रिसर्च कॉस्ट की हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज कर रहे हैं, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। पर डेवलपमेंट कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो पायरेट का क्राइटेरिया मीट करता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। कैपिटलाइज कर रहे हैं क्या, एज अ इंटेंजिबल एसेट। आप ये बताओ जो इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट हुआ, क्या वो परचेज किया है, नहीं, वो क्या किया है, इंटरनली क्रिएट किया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इंटरनल जनरेटेड एसेट्स की हम वैल्यू तो निकाल रहे हैं, उसकी कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं, किसके थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। रिसर्च से कुछ होगा नहीं, डेवलपमेंट से एसेट क्रिएट हो जाएगा। एम आई क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दी डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक थ्योरी है, एक बार हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि जो हमने पढ़ा है एक्चुअली में वही तो हमारी बुक्स में लिखा है या नहीं, ठीक है। रिसर्च क्या है, रिसर्च ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन, एज आई टोल्ड यू प्लान इन्वेस्टिगेशन है। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग दे रही हूँ कि जो हमने पढ़ा है वही थ्योरी में लिखा है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के नीचे ये नोट्स अटैच कर दूंगी तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू प्लान डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया है कि एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च एक्सपेंडिचर का हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं टू दी स्टेटमेंट ऑफ P&L। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज होगा कब, ओनली एंड ओनली इफ एंटी डेमोस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग। जो पायरेट का क्राइटेरिया हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया वही है, ओके। आप इसको गो थ्रू कर लेना। सेम जो मैंने बोला था कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो एक बार P&L में रिकॉग्नाइज हो गए, आप उसको बाद में रीस्टेट नहीं कर सकते एज अ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। और सेकंड ये भी हाईलाइट कर रखा है कि अगर कोई प्लांट पहले प्रोडक्शन में यूज़ था और अब उसको हम डेवलपमेंट में फेज में यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रीसिएशन P&L में चार्ज नहीं होगा, कहाँ होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। और अमोर्टाइजेशन, ठीक है।
और ये क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। एक बार जब ये थ्योरी का जो हमने समझा है आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, डू दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको अगर ये इजीली सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सॉल्व, इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप उसको वापस समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।